नमस्कार साथियों, मैं हूं इसरार सिद्दीकी। चंद्रा क्लासेस के इस विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हिंदी विषय लेकर के आपके बीच आया हूं, सामान्य हिंदी, जो भारत की अनेक राज्यों में सवालें पूछे जाते हैं और भारत की हर परीक्षा में आप इससे जो है बच नहीं सकते। खासकर उत्तर प्रदेश से लेकर के जो आपके 10 जो है हिंदी भाषी राज्य हैं, वहाँ आपसे वहाँ की परीक्षाओं में आपसे सवाल किए जाते हैं। वो चाहे प्राथमिक स्तर का हो, चाहे वो टीजीटी स्तर का हो, पीजीटी स्तर का हो। अगर टीजीटी पीजीटी में आप हिंदी विषय लिए हुए हैं तो भाई वहाँ तो आपके लिए बहुत ही बेहतर परफॉर्म करेगा ये व्याकरण पोर्शन, है नहीं? और अन्य परीक्षाओं जैसे कि आपके प्राइमरी में जो है टीईटी हो गया, है ना? सीटेट हो गया, ठीक है? और जूनियर में टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, सीटेट हो गया। ये सब परीक्षाएं आप आराम से एक बार पढ़ने के बाद दे सकेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आप लोगों को धैर्य बना करके रखना है और कोऑपरेट भी आपको करते रहना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना? चूँकि यह विश्वसनीय आपका चैनल है, भरोसेमंद चैनल है। और एक बात मैं आपसे अवश्य कहना चाहूँगा कि आप भारत की किसी परीक्षा में बैठें, इस तरह से तैयारी करें, है ना? ऐसा नहीं है कि आप इसका ये वैकेंसी आई तो उसकी तैयारी कर लिया, वो वैकेंसी आई उसकी तैयारी कर लिया। ऐसी तैयारी हम क्यों ना करें कि सारी परीक्षाएँ एक ही नोट्स के पढ़ने से, एक ही टीचर के पढ़ने से, है ना? को पढ़ने से हो जाए, है ना? उसमें क्लियर आप हो जाएँ। तो हम हिंदी भाषा लेकर के आए हैं, हिंदी भाषा लेकर के आए हैं निश्चित रूप से। और आपको आज हम पहला टॉपिक लेंगे भाषा, है ना? भाषा विज्ञान और व्याकरण हम आपको पढ़ाएँगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाषा, ये भाषा, भाषा आपको लिखा तो इसके बारे में हम बहुत सारी चर्चा आपके बीच में करेंगे। इसके बाद में हम व्याकरण की चर्चा थोड़ी-सी कर देते हैं। व्याकरण शब्द क्या है? तो इसको ले लेता हूँ। इसके विद्वान को, इसके ज्ञाता को हम कहते हैं वैयाकरण। क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। इसके विद्वान को हम लोग वैयाकरण कहते हैं। तो वो लेंगे हम उस वक़्त लेंगे हम जब आपको पढ़ाएँगे व्याकरण, है ना? ये देखिए उसके विद्वान को यानी व्याकरण के ज्ञाता को, व्याकरण के विद्वान को वैयाकरण कहते हैं, है ना? तो बहरहाल यहाँ से हम लोग चालू आज कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। पहली क्लास आपको समर्पित है चंद्रा क्लासेस से। चंद्रा क्लासेस प्रयागराज से आपका स्वागत है। देखिए, आइए हम सबसे पहले आपको चर्चा करेंगे आपके बीच में भाषा शब्द की। क्या हमने लिया बेटा? भाषा। ये भाषा, अभी मैं वैश्विक स्तर पर भाषा की बात करूँगा, फिर भारतीय स्तर पर बात करूँगा भैया से, है ना? जब भाषा पढ़ूँगा तो निश्चित रूप से हम उसकी लिपि भी पढ़ेंगे, वैश्विक स्तर पर लिपियों को पढ़ेंगे, है ना? और लिपियों की जननी को भी पढ़ेंगे, है ना? और सबसे पहली लिपि कौन-सी आई? नंबर 2, सबसे पहली भाषा विश्व स्तर में कौन-सी आई? है ना? जैसे हिब्रू, मैं बताऊँगा आपको कि पृथ्वी पर सबसे पहली भाषा जो आई थी, वह हिब्रू थी, हिब्रू भाषा थी। है ना बेटा? लिपि भी इसकी हिब्रू ही है, ठीक है? तो भाषा क्या है, लिपि क्या है, इत्यादि बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हुए फैक्ट्स को लिखते भए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आप विश्वास कीजिए कि मैं आज ये 22वाँ वर्ष है हमारे जो है आप लोगों को जो समर्पित किया था मैंने समय, है ना? आप लोगों के लिए ही समर्पण था, हमारा जीवन ही इसी में कट गया मेरे बच्चे। तो कुल मिलाकर के आप बड़ी बड़ी जो है बड़े मनोयोग से आपको क्लास में रहना होगा, ठीक है? कमेंट करिएगा,
कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आप कमेंट जब करते हैं तो निश्चित रूप से हमको ये पता चलता है कि हम और आपके लिए क्या सुधार कर सकते हैं, है ना? दूसरी चीज़ ये कि जब आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा यकीन मानिए कि जो है हृदय से आभार व्यक्त होता है ना? और हमारी हमारी प्रतिभा पुष्पित और पल्लवित होती है, जो प्रभु ने हमको प्रतिभा दिया है ना? जो आपके लिए हम समर्पित हो गए हैं। आइए देखते हैं कि भाषा वस्तुतः है क्या? सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द? संस्कृत। संस्कृत शब्द है। शब्द कौन सा है? संस्कृत। ये देखिए, भाषा संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द? संस्कृत शब्द है। एक बात और, फिर अब संस्कृत है तो सीधी सी बात है, हिंदी में हम तत्सम कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। नाम लेंगे बेटा। एक बात और कि भाषा धातु से कौन किस धातु से बनी है तो धातु बता देते हैं। यहाँ धातु लिखते हैं ना, ये देखिए, ये पूरा गुण गया, ये ये धातु यहाँ लिखते हैं। तो अब जब आप नोट्स में पढ़ेंगे अपने, है ना, कि भाषा शब्द किस धातु से बना है, तो अब ये उत्तर आ गया आपका भाष धातु। कौन सी धातु? संस्कृत के भाष धातु से बना है। इस भाष का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ क्या होता है बेटा? तो कहना, कहना, कहना या बोलना, कहना या बोलना, बोलना। ठीक है। भाषा वस्तुतः है क्या? एक माध्यम है। भाषा एक जरिया है, माध्यम है। ठीक है। भाषा क्या है? एक माध्यम है। किसका? संचार का। तो अब देखिएगा, किसका अगर प्रश्न बनेगा ही भाई, कि अगर लिख दिया गया भाषा माध्यम है तो प्रश्न बनेगा किसका? तो अब इसका उत्तर होगा संचार का। संचार का, संचार का, संचार का माध्यम है। अब ये संचार कैसे? संचार कैसे? संचार कैसे बेटा? यह प्रश्न आपका आएगा। ठीक है। यानी विचारों का विनिमय। किसका? विचारों का विनिमय। विचारों का विनिमय। विचारों का विनिमय। ये देखिए, विचारों का विनिमय। अब विनिमय शब्द क्या है? आदान प्रदान, आदान प्रदान, आदान प्रदान, आदान प्रदान। तो विचारों का आदान प्रदान है नहीं, क्या है? संचार है। और संचार क्या है? ये भाषा का जो एक माध्यम है, भाषा का एक माध्यम है, जो हम विचारों से, हम क्या करते हैं? विचारों से ओतप्रोत होते हैं। विचारों से एक दूसरे के विचार सुनते हैं और अपने विचार हम देते हैं। आज अति आधुनिक काल में आपके बीच में, ठीक है ना, अब आपके बीच में जैसे चैटिंग, आप जानते हैं मोबाइल में आप चैटिंग करते हैं, ठीक है ना? चैटिंग करते हैं तो वो चैटिंग क्या है? इसके बारे में समझिए। जब आप चैटिंग करते हैं तो विचार अपने लिख करके, मेरी बात समझिए, विचार अपने लिख करके भेज देते हैं अगले व्यक्ति के पास या व्यक्ति समूह के पास। अब वहाँ से रिप्लाई आता है लिखकर अथवा बोलकर अथवा संकेत। तीन चीजें आपने देखा, लिखकर, बोलकर या संकेत। मेरी बात समझ पाए होंगे। तो अब ये जो माध्यम है, संचार का माध्यम है, ठीक है ना, ये जो माध्यम है ये तीन रूपों में हमको मिलाई दिखाई देता है। ये तीन रूपों में, ये देखिएगा, तीन रूपों में। इसका मतलब भाषा के रूप की अगर बात करें, भाषा के रूप की बात करें, रूप की, तो कुल तो तीन है। कुल कितने हैं? तीन हैं। लेकिन मुख्य और मान्य, मुख्य और मान्य, मुख्य और मान्य दो हैं। मान्य कितने हैं? दो हैं। दो हैं। वो कौन कौन? ये देखिएगा, एक कथित, कथित, एक लिखित, एक कथित, एक लिखित
और तीसरा है जो है क्या, सांकेतिक। सांकेतिक, सांकेतिक आ रहा है, कथित, लिखित या सांकेतिक। मेरी बात समझ गए? तो अब कथित में क्या करते हैं हम यूं ही बोलते हैं, सिर्फ बोलकर बातचीत करते हैं, है ना? यानी बातचीत जब हम करते हैं बिना लिखे हुए तो वह कथित होता है ना? फिर जब हम लिख करके अपने विचार देते हैं, इसमें क्या होता है, लिखकर, लिखकर, यहाँ बोलकर, यहाँ लिखकर, और यहाँ संकेत, संकेत देकर, संकेत के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, संकेत के माध्यम से जब हम विचार संप्रेषित करते हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। अब देखिएगा, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अब यहाँ और चीज़ें ले लीजिए। भाषा लिंग में क्या है, स्त्रीलिंग है। दुनिया की कोई भी भाषा कौन सी लिंग में आएगी, स्त्रीलिंग में आएगी, है ना? भाषा क्या है स्त्रीलिंग है। आ रहा है समझ में? बहुत सही। और एक बात समझिएगा कि देखिए, भाषा स्त्रीलिंग है, भाषा संस्कृत शब्द है, संस्कृत है तो तत्सम है। भाषा किस धातु से बनी है, भाष धातु से, है ना? इस भाष का क्या अर्थ है, कहना या बोलना। भाषा क्या है, एक माध्यम है, जरिया है, किसका, संचार का, यानी विचारों के विनिमय का, आदान प्रदान का, है ना? और ये माध्यम हमारे जो बनेंगे वो कितने रूप से, कितने कितने तरह से, तीन तरह से कुल हैं और दो तरह मान्य हैं। ये दोनों मान्य हैं। स्याही चेंज करके हम आपको आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, कथित और लिखित, कथित और लिखित, देखिएगा, कथित और लिखित, ये से बनाते हैं, कथित और लिखित, ये देखिए, ये दो मान्य हैं, यही दो क्या हैं, मुख्य हैं, मान्य हैं। अब कुल कितने हैं, तीन हैं, जैसा कि आपने देखा भी, लिखित, कथित और सांकेतिक। ठीक है, यहाँ तक बात अगर समझ गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, भाषा स्त्रीलिंग, भाषा संस्कृत शब्द, भाषा भाष धातु से, अर्थ क्या है, कहना या बोलना। फिर भाषा क्या है, माध्यम है, किसका, संचार का, मतलब विचारों का विनिमय, यानी विचारों के आदान प्रदान का। फिर देखा कि ये जो भाषा हमारे बीच में है ये किन किन माध्यमों से जाएगी, तो आप देख पा रहे हो कि तीन माध्यम कुल हैं, और कथित, लिखित और सांकेतिक, ये तीन कुल माध्यम हैं। बट कथित और लिखित, कथित और लिखित हमारी क्या हैं, ये मान्य हैं और मुख्य हैं। कथित को हम मौखिक भी तो कहते हैं ना, मौखिक लिख देते हैं यहाँ, मौखिक, मौखिक, यानी मौखिक या लिखित, मौखिक, मौखिक या कथित, मौखिक या कथित, मौखिक या कथित, है ना बेटा? मौखिक या कथित, जो कह करके आपस में वार्तालाप करके, है ना, आपस में हम क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, और आपस में वार्तालाप करते हैं तो वह कथित होता है। और इसकी सबसे छोटी इकाई, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है बेटे, कथित की, वह होती है ध्वनि। क्या होती है, ध्वनि। ठीक है। और लिखित की सबसे छोटी इकाई बेटे वर्ण होती है, वर्ण। क्लियर हो गया? और बेटे अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो आप वर्ण ही बताएंगे। क्या बताएंगे, वर्ण ही बताएंगे। आ रहा है समझ में? तो अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए, आगे हम आ गए, आगे हम आए, क्या वापस लाया जा सकता है? ये बेशक लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ा देते हैं।
ये बढ़ा दी, गुड, है ना। तो अब देखते हैं सबसे छोटी इकाई अगर हमसे पूछी जाए, अगर हमसे बात की जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर हमसे पूछी जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हम कहेंगे ये सही नहीं है। तो बेटा हम रेड से न लिखें, इससे लिखते हैं। भाषा, भाषा की की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ये बात आ गई, ठीक है। मौखिक भाषा की, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, की सबसे छोटी इकाई, छोटी, सबसे छोटी, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, इसकी चर्चा भी करते हैं बच्चों। फिर हम लिखें लिखित भाषा की, लिखित भाषा की, लिखित भाषा की, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये देखिए आ रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो देखिए बेटा, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछता है तो वर्ण बताएंगे आप, है ना। क्या बताएंगे? वर्ण बताएंगे। और आइए, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई तो मूल ध्वनि बताएंगे। क्या बताएंगे? मूल ध्वनि, मूल ध्वनि बताएंगे। और बेटे, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछी जाए तो हम उसको वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब वर्ण को देख लो, जैसे मैंने लिखा क, ये वर्ण हुआ आपका। आ रहा है? यहाँ तक आप समझ पाए अथवा नहीं, थोड़ा सा बताइए। ठीक, आइए अब हम देखते हैं कि भाषा, भाषा में, भाषा समझ में कब आती है? भाषा हमको हम समझ कब पाते हैं? अगर पूरा भावार्थ समझना है, ठीक है, तो हमको वाक्य पर पढ़ना, वाक्य को देखना होगा। क्या देखना होगा? वाक्य को देखना होगा। और वाक्य क्या है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई। वाक्य क्या है? भाषा की, वाक्य क्या है? भाषा की, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, सबसे छोटी इकाई तो आपने वर्ण कहा। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, ये क्या बन गई? क्या बन गया? वाक्य। वाक्य क्या होगा? भाषा की सबसे बड़ी इकाई होगा। अब देखिए, वाक्य किससे बनता है? वाक्य शब्दों से बनता है, शब्दों से, शब्द से। और शब्द किससे बनते हैं? वर्ण से, वर्ण से। और वर्ण मूल ध्वनि से, मूल ध्वनि। अब देखिएगा, जब मूल ध्वनि को हम लिपि दे देते हैं, लिपि, लिपि दे देते हैं, मूल ध्वनि को क्या दे दिए? लिपि दे दिए, ठीक है ना। तो लिख गया हमारा क्या? वर्ण। और वर्णों का योग करेंगे, सार्थक योग, तो शब्द बनेगा। और शब्दों का सार्थक समूह, ये बनेगा वाक्य। मेरा ख्याल है ये बात आप समझ रहे होंगे, है ना। भाषा हम जब समझते हैं भाव के अर्थ के साथ, तो वह वाक्य से समझते हैं, है ना। वर्ण की जहाँ तक बात है, कोई भी वर्ण होगा उसका अपना कोई मतलब नहीं होता, अर्थ नहीं होता, यह अर्थविहीन होता है वर्ण। बल्कि जबकि शब्द क्या है? उसका अपना अर्थ है, उसका अपना अर्थ है ना। अब जब शब्द, 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 आप शब्द, 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 अर्थात जो वाक्य में शब्दों का भंडार होगा, वाक्य में शब्दों का संग्रह होगा, है ना, तो निश्चित रूप से उसको हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद नाम दे दिया जाता है। वही शब्द
पद के नाम से संबोधित हुआ होने लगता है। मेरा ख्याल है आप यहाँ तक समझ गए, ठीक है ना। अब आइए हम लोग कुछ बातें और करते हैं, कुछ बातें और करते हैं। ये देखिए, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, तो क्या पाए हम लोग की भाषा, हम लोग पाए क्या, हम लोग ये पाए, हम लोग ये पाए, ये पाए क्या कि भाषा, भाषा, अब परिभाषा आप लिख सकते हैं ना, नोट्स बनाते जाइएगा कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, द्वारा मनुष्य, जिसके द्वारा मनुष्य, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, अपने विचार, अपने विचार, अपने विचार दूसरों तक, अपने विचार दूसरों पर, दूसरों पर क्षमा कीजिएगा, खांसी हमको परेशान कर रही है भली भांति। भली भांति प्रकट कर सकता है, भली भांति प्रकट कर सकता है, प्रकट कर सकता है, प्रकट कर सकता है। अरे यार, ठीक है, तो यहाँ हम छोटा बनाने वाले थे इसलिए कर सकता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं समझ सकता है, और दूसरों के विचार, दूसरों के विचार, ये पंडित कामता प्रसाद गुरु की बात लिखा रहा हूं डायरेक्ट, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों के विचार, विचार, दूसरों के विचार स्वयं समझ सकता है, स्वयं समझ सकता है, समझ सकता है। बेटा एक बात समझ लो, ये जो आपको मिला क्या कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं समझ सकता है। ये किसी और ने नहीं, है ना, हमारे विद्वान व्याकरण कौन, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कहा था। पंडित कामता प्रसाद, कामता प्रसाद गुरु, पंडित कामता प्रसाद गुरु महोदय ने बात बताई कि भाषा एक साधन है ना। तो आप क्या पाए कि भाषा क्या है, ये देखो, ये देखो, ये देखो बेटा, चलो
इससे कर लेते हैं। क्या पाए? एक साधन की बात किया, ठीक है ना? साधन की बात किया। भाषा क्या है? एक साधन है ना? यानी माध्यम है ना? जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं समझ सकता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु यही तो बात कर रहे थे। आप बताइए, अगर ये बंदा मैं हूँ, मान लीजिए कि ये मैं हूँ और आप सभी हमारे छात्र बंधु हैं। ये देखिए, हमारे विद्वान साथी हैं, हमारी विदुषी बहनें हैं। ये देखिए, ये ये देखिए, ये ये तो अब हम यहाँ से आप तक पहुँचा रहे हैं, यहाँ से अपने विचार आप तक पहुँचा रहे हैं। ये देखिए जा रहा है, विचार जा रहे हैं, है ना? ये विचार आप पा रहे हैं। तो एक बात बताइए कि हम जो विचार मतलब आप तक पहुँचा रहे हैं, अपना विचार आप तक पहुँचा रहे हैं, फिर कमेंट करके आप कमेंट करके या लाइक, शेयर करके या किसी भी तरह से किसी भी तरह से हमारे तक पहुँचा रहे हैं अपने विचार। ये देखिए यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया। वही तो है, एक साधन है बच्चों। क्या है? साधन है ना? जिसके द्वारा मनुष्य क्या कर रहा है? अपने विचार दे रहा है और सबके विचार ले रहा है। मान लीजिए कि एक बंदा मैं हूँ और दूसरा बंदा ये देखिए, ये दूसरी बंदी है, ठीक है ना? ये बंदी है और ये बंदा है। आपस में वार्तालाप कर रहे हैं ये लोग, आपस में सिर्फ वार्तालाप कर रहे हैं, विचारों का संप्रेषण कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, विचारों का विनिमय कर रहे हैं। जब ये दोनों आपस में विचारों का विनिमय, माध्यम तो तीन है, लेकिन मुख्य तो दो हैं। बोलो, ये चीज़ आप तो जान चुके हो, माध्यम तो तीन है, लेकिन फिर कहेंगे कि दो हैं, मौखिक और लिखित। तो बताइए, ये चर्चा जो चल रही है, ये जो विचार विनिमय इन दोनों के बीच में ये देखिए चल रहा है, ये जो विचार विनिमय इन दोनों के बीच में चल रहा है, वो अब मान लीजिए कि यहाँ मौखिक चल रहा है। क्या हो रहा है? मौखिक चल रहा है, यानी कथित चल रहा है, यानी कथित चल रहा है, ठीक है ना? मौखिक या कथित चल रहा है ना? ये विचार कहाँ से जा रहा है? ये मौखिक रूप से चल रहा है या कथित रूप से चल रहा है? एक बात और, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, एक बंदा दूसरे बंदे को या एक बंदा पूरे ग्रुप को या पूरा ग्रुप किसी ग्रुप को, है ना? मान लीजिए कि बहुत सारे ग्रुप के लोग खड़े हैं, ग्रुप के लोग, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये ग्रुप के लोग खड़े हैं। इसका एक लीडर है जो वार्ता कर रहा है, जो संवाद कर रहा है। अब इसको देख लीजिए, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के पास भेज रहा है। यहाँ पर कुछ अधिकारी गण बैठे हुए हैं, यहाँ पर अधिकारी गण बैठे हुए हैं। आप बताइए, यहाँ पर अधिकारी गण बैठे हुए हैं, अधिकारी गणों से वार्ता हो रही है, किसकी? इस ग्रुप की, है ना? कि हमें रोजगार दो, हमारी सूचना मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाओ, है ना? और हमारी मांगे ये हैं, हमारी मांगे पूरी करो। तो ये लीडर क्या करता है? यहाँ तक पहुंचाता है। मेरी बात समझिए, एक तो मौखिक रूप से पहुंचा रहा है, एक तो मौखिक रूप से पहुंचा रहा है और दूसरा लिखित रूप से ये देखिएगा, ये लिखित रूप से, ये ऑफिसर्स हैं। क्या हैं ये सभी ऑफिसर्स हैं, ठीक है? ऑफिसर्स हैं और ये स्टूडेंट्स हैं। ये क्या है? स्टूडेंट्स हैं। ये सभी स्टूडेंट्स हैं। अब लिखित दे रहे हैं, देख लीजिए, लिखित दे रहे हैं, है ना? लिखित अपने विचार दे रहे हैं। तो इनके द्वारा लिखित विचार अब मौखिक रूप से इन्होंने जवाब दे दिया कि हम आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, और इन्होंने कहा कि नहीं, हम लिखित आपसे लेना चाहेंगे। तो इन्होंने लिखित में दिया, इन्होंने लिखित में जवाब दिया कि आपकी मांगें पूरी होंगी, हम अपने मंत्री तक बात को पहुंचाएंगे, आपकी बात को मंत्री तक पहुंचाएंगे। तो आपने ये देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, या एक समूह दूसरे समूह से, या एक व्यक्ति एक समूह को, या एक समूह किसी एक व्यक्ति को जब बात करने लगता है, जब विचारों के आदान प्रदान की बात करता है, तो निश्चित रूप से बच्चों वो प्राप्त होता है। क्या? वो आपको मिलता है ना? जब विचारों का संप्रेषण होता है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है,
तो निश्चित रूप से अब विचारों का जो आदान प्रदान है, तो चाहे वो कथित रूप से हो या मौखिक, है ना, लिखित रूप से हो या सांकेतिक रूप से। आप देखते होंगे कि आप जो है सड़क पर चलते हुए नजर आते हैं, है ना, सड़क पर चलते हुए नजर आते हैं और एक सिपाही, एक कांस्टेबल जो कि बड़ी जिम्मेदारी का पद उसका होता है, चौराहे पर वो व्हिसिल बजाते हुए, सीटी बजाते हुए आपको और इशारा करते हुए कि रुको, ऐसे बोलता है और फिर कहता है जाओ। इसका मतलब हरी बत्ती जल गई, जाओ, लाल बत्ती जल गई, रुको। ये आपको संकेत से बताता है, चिल्लाता नहीं है ना? तो हम समझ जाते हैं। अब हम संकेत को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, मान लीजिए हमको नहीं आता कि हरी बत्ती क्या होती है, लाल बत्ती क्या होती है, हम भूल गए। तो सीधी सी बात है कि हम इशारा नहीं समझ पाए। अब तो डिजिटल ज़माना हो गया, डिजिटल हो गया। बहुत खुशी की बात है कि अपना देश, है ना, डिजिटलाइजेशन में आगे बढ़ रहा है और ईश्वर करे इसी तरह से बढ़ता हुआ नज़र आए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री अ, उत्तर प्रदेश सरकार में जो मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं चंद्रा क्लासेस चैनल से, है ना? मैं इसरार सिद्दीकी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से आपने विकास किया है। बस थोड़ी-सी ये गुज़ारिश है कि वैकेंसियाँ दे कर के गरीबों का भला कर दीजिए, है ना? ये अनुनय विनय आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, है ना? मंच के माध्यम से, ठीक है? व वरना आप बेहतर हैं, बेहतर शासन चला रहे हैं। निश्चित रूप से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत ही योगदान आप दोनों लोगों का रहा है, ठीक है? तो हम कह रहे हैं ये बात कि मौखिक रूप से या कथित रूप से जब विचारों का आदान-प्रदान देखिए हो रहा है, तो निश्चित है कि वह भी क्या हुआ, एक साधन हुआ, है ना? लिखित रूप से दे रहे हैं, वह भी एक साधन ही हुआ, है ना? तो आपने क्या देखा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली-भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं समझ सकता है। बाय पंडित कामता प्रसाद गुरु, बाय पंडित कामता प्रसाद गुरु। यहाँ तक बातें मैं समझता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है? आ गया? तो ध्वनि का मौखिक रूप आपने देखा, ध्वनि का लिखित रूप आपने देखा, ठीक है? तो ध्वनि का लिखित रूप क्या होगा? वर्ण होगा। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है ना बेटा? अब लिखेंगे तो जिस लिखावट में जिसका प्रयोग करेंगे, है ना? जिन चिन्हों का प्रयोग करेंगे, लिखावट में जिन चिन्हों का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से उस चिन्ह को हम लिपि नाम देते हैं। तो अगली अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी लिपि। क्या पड़ेगी बेटा? लिपि। चलिए हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये देखिए आपका आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? चलो भैया बढ़ जाओ, ये बढ़ गया, है ना? आइए अब हम लोग एक हेडिंग डालते हैं लिपि। क्या डालते हैं बेटा? लिपि। लिपि हेडिंग डालते हैं। देखिए ये लिपि हुई, लिपि, स्क्रिप्ट कहते हैं इसको, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, ठीक है? आ रहा है? तो अब ये क्या है? लिपि कहते किसे हैं? है ना? तो विचार आपके दिमाग में आएंगे, विचार आएंगे। जब विचार आएंगे तो आप लिखने की कोशिश करेंगे, लिखने की जब कोशिश करेंगे तो आपको चिन्ह चाहिए, वही चिन्ह ही लिपि है। ध्वनि चिन्ह ही क्या है? लिपि है। इसको हम ध्वनि चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? ध्वनि चिन्ह भी कह देंगे। ध्वनि चिन्ह, ध्वनि चिन्ह भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? ध्वनि चिन्ह, ध्वनि चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम लिख सकते हैं, वर्णों को नोट्स बनाते जाइएगा बेटा। वर्णों को, वर्णों को, वर्णों को लिखने के लिए, वर्णों को
लिखने के लिए, वर्णों को लिखने के लिए, वर्णों को लिखने के लिए जिन 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 वर्णों को लिखने के लिए वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिन चिन्हों की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, उसे लिपि नाम देते हैं, उसे लिपि संज्ञा से संबोधित करते हैं। लिपि संज्ञा से या लिपि से संबोधित करते हैं, लिपि से संबोधित करते हैं, लिपि से संबोधित करते हैं, लिपि से संबोधित करते हैं। ठीक है ना। उसे किससे संबोधित करते हैं बेटे? लिपि। और ध्वनि चिन्ह ही है, ध्वनि चिन्ह ही है बेटा। क्या क्या है? ध्वनि चिन्ह ही क्या है? लिपि। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैं लिख रहा हूं क, तो ध्वनि निकली ना क। इसका मतलब हुआ कि ये ध्वनि हमारी थी क। ठीक। और इनको मिला दिया तो बन गया क्या? क। क्लियर हो गया? क। तो अब हमने चिन्ह बनाया। चिन्ह कैसे? ये भैया लिखा शिरोरेखा इसको कहते हैं। ये देखिए भैया, फिर इसके बाद भैया ऐसे, फिर हमारे ऐसे। ये चिन्ह सबको पता है ना? यही चिन्ह बनाते हैं। चिन्ह, इसी चिन्ह से पता चला ये क है। मैंने लिखा म, मैंने उच्चारण क्या किया? म। उच्चारण क्या किया? म। तो अब आप समझ पाएंगे कि कैसे ऐसे बनाएंगे बाबू, ऐसे बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे। फिर मैंने बोला ल, तब इसका चिन्ह तुरंत जहन में आया और हमने ऐसे बना दिया ल। पूरा क्या बन गया बेटा? कमल शब्द बन गया कि नहीं? बहुत सही। तो स्कूल मिला करके आपने लिपि के बारे में समझा ये बात, आपने लिपि के बारे में आपने समझा ये बात, लिपि के बारे में आपने समझ लिया ये बात। ठीक है ना। फिर से देखिएगा, लिपि को हम ध्वनि चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। जब हम कोई ध्वनि उच्चारित करते हैं, ठीक है ना, कब कोई भी चिन्ह ध्वनि जब हम कोई ध्वनि उच्चारित करते हैं, क्लियर हो गया, तो जिन चिन्हों के माध्यम से हम अपने विचार लिखित रूप में देते हैं, वही चिन्ह ही है क्या? लिपि। क्लियर हो गया? अब बेटा, लिपि एक सामान्य संज्ञा नहीं है। ध्यान रखिएगा, विश्व स्तर पर लिपि कब आई? 3500 ईस्वी में, 3500 ईसा पूर्व में कब आई है बेटा? ये देखिएगा, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इसको, 3500 ईसा पूर्व में। तो अब पॉइंट नोट करने की ज़रूरत आ गई है, आप लोग प्लीज़ नोट करते जाइएगा। क्या? विश्व में, चूँकि ये क्लास आज ही से रन कर गई, विश्व में लिपि 3500 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में आई है बेटा। लिपि का आविष्कार या लिपि की खोज, ऐसे लिख लो, लिपि की खोज, लिपि की खोज, लिपि की खोज यानी वही ध्वनि चिन्हों की खोज है ना। लिपि की खोज कहाँ हुई है? मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक। मेसोपोटामिया 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 यानी वर्तमान इराक, वर्तमान इराक है ना, मेसोपोटामिया में। कब? 3500 ईसा पूर्व, 3500 बीसी, बिफोर क्राइस्ट ऑफ 3500, 300 बीसी में, तो 3500 बीसी में यानी 3500 बीसी में ये विश्व में सबसे पहली लिपि की खोज, विश्व में लिपि की खोज हुई है।
विश्व में सर्वप्रथम, ऐसे लिख लो, विश्व में सर्वप्रथम सर्वप्रथम लिपि की खोज कब हुई है? मेसोपोटामिया में हुई है और 3500 बीसी में हुई है ना। अब भारत की अगर यही बात कर लिया जाए, भारत की बात कर लिया जाए बेटा, तो भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जब महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का काल चल रहा था, यानी बुद्ध काल, बुद्ध काल में, कब? बुद्ध काल में हम लोग देख पा रहे हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, भारत में लिपि विकसित हुई, भारत में लिपि विकसित हुई, भारत के में लिपिबद्ध 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हम लोग करने लगे हैं। और लिपि हमारी है देवनागरी ना, देवनागरी है ये, देवनागरी, देवनागरी नाम कैसे पड़ा? नागर ब्राह्मण, नागर ब्राह्मणों, ये कहाँ हैं? ये गुजरात में है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा सर्वप्रथम संस्कृत में, है ना, इस संस्कृत भाषा में जो लेखन किया गया, संस्कृत भाषा में जो लेखन किया गया, तो चूंकि संस्कृत भाषा देव है, देव भाषा कही जाती है ना, तो नागर ब्राह्मणों के द्वारा इस देव भाषा को जिस लिपि में लिखा गया, तो देव और नागर मिलकर के देवनागर और बाद में देवनागरी या नागरी लिपि बन गई। आया समझ में? तो अगर आपसे कहा जाए कि विश्व में अभी सब दिखा रहे हैं, कोई टेंशन न लीजिएगा, विश्व में जो है सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले किस देश में देवनागरी लिपि लिखी गई, देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया? तो आप कहेंगे भारत। और भारत में भी कौन सा राज्य? गुजरात राज्य, ठीक है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का की कर्मभूमि है ना, जन्मभूमि और कर्मभूमि। कोई दिक्कत है? नहीं। तो हमारा कहने का मतलब, गुजरात में नागर ब्राह्मण हैं, है ना, और नागर ब्राह्मणों के द्वारा सर्वप्रथम संस्कृत में लेख किया गया, और लेख किया गया तो लिपि, जिस लिपि का प्रयोग किया गया, तो उन्हीं को, उन्हीं के द्वारा, ठीक है। अब नागर ब्राह्मण तो नागर से नागरी बन गया, बोलो बेटा, और नागर क्षेत्र में रहने वाले नागरी कहलाए, और देव भाषा लिखी गई, अर्थात संस्कृत में लेख किया गया। और संस्कृत हमारे ना, संस्कृत क्या है? देव भाषा है, देवों की भाषा है, इसलिए देव और नागर से देवनागर, और ठीक है ना, फिर ई प्रत्यय लगकर बन गया देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। और बेटा एक बात और, विश्व स्तर पर कितने? विश्व स्तर पर चौथी सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली लिपि देवनागरी ही है। विश्व स्तर पर चौथी सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि ही है, सबसे ज्यादा चौथे नंबर पर है लिपियों में, 14 नंबर पर है। और जहाँ तक हिंदी भाषा की अगर मैं बात करूँ, तो अभी तो चर्चा होगी ही, अभी तो मैं वैश्विक स्तर पर भाषा शब्द को परिभाषित कर रहा हूँ, आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ, आपके बीच में मैटर दे रहा हूँ, है ना, कि भाषा क्या है, अभी छोटी छोटी बातें समझें। फिर विश्व स्तर पर जो 2800 भाषा यानी 3000 के लगभग भाषा मान्य है ना। वैसे तो बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन विश्व स्तर पर अगर नाम लिया जाए तो एक्यूरेट 2800 प्लस हो गए हैं, यानी अब जो ऑप्शन आएगा 3000 के लगभग, तो उसी पर आप टिक करेंगे, है ना। विश्व स्तर पर मान्य भाषा, अब भारत के बारे में आ जाएगा तो आप 22 भाषाओं का नाम लेंगे, है ना बेटे, 22, वर्तमान में 22 है, 22 है, आ रहा है बेटा। एक बात और, ये जो 22 हैं, 22 हैं, हालांकि चर्चा करेंगे हम, 14 भाषा आरंभ में थी, इसके बाद में एक भाषा जोड़ी गई, वो कौन सी थी? सिंधी, 15वीं भाषा बनी सिंधी, ठीक है। फिर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा जुड़ी, तो 15 3 18 हो गए, 14 1 15, 15 3 18। फिर मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, ये 4 भाषा जुड़ी, ठीक है ना, 4 भाषा जुड़ी, तो 2003 में जुड़ी थी मेरे बच्चे। तो ध्यान रखिएगा
ये 4 भाषाएं जब जुड़ी तो 18 4 22 भाषा हो गई। और अंत में जुड़ने वाली जो भाषा है वह संथाली है। आ रहा है तो आपसे सवाल करेगा कि सबसे पहले जोड़ी जाने वाली भाषा कौन है? सबसे पहले तो सिंधी है। ठीक है, 15वीं भाषा यही बनी थी, एक भाषा जोड़ी गई थी, है ना? फिर 21वें संविधान संशोधन के तहत, चलो हम बाद में और चर्चा करेंगे, ठीक है? फिर बेटे ध्यान रखिएगा, आ रहा है तो ये भाषा हमारी सिंधी हुई। फिर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये जोड़ी गई तो 15 1 18 हुई। तो पहले जोड़ी जाने वाली भाषा सिंधी और अंत में बीडीएस देख रहे हैं, है ना? तो एस माने संथाली, यानी संथाल लोग इस भाषा को बोलेंगे, है ना? बोल रहे हैं तो संथाली भाषा भी हमारे भारत के संविधान में, है ना? अनुसूची 8 में, कब? अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को दिया गया है। ये जब मैं भारतीय भाषा आपको हेडिंग डालकर पढ़ाऊंगा तब वहाँ आपकी चर्चा आपको आपको चर्चा में इस बिंदु को हम चर्चा में लेंगे, है ना? तो भारत, मैंने कहा विश्व में सर्वप्रथम लिपि की खोज कहाँ हुई है? तो मेसोपोटामिया में हुई है, इराक में हुई है, 3500 ईसा पूर्व में हुई है। जहाँ तक भारत की बात है बेटे, है ना? जहाँ तक भारत की बात है बेटा, तो अब समझ लीजिएगा, तो भारत में सर्वप्रथम सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम 6वीं शताब्दी, नीचे से लिखते हैं ना जिससे आपका कटे, यहाँ से लिखते हैं ना, यहाँ से लिखते हैं, ये देखिएगा पॉइंट नंबर 2, भारत में कहाँ? भारत में जो है सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम लिपि का विकास, लिपि का, भारत में सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम लिपि की खोज कब हुई है बेटा? 3500 बीसी में हुई है, 3500 बीसी में हुई है। और कहाँ हुई है? मेसोपोटामिया, इराक में। और भारत में सर्वप्रथम लिपि का विकास, भारत में सर्वप्रथम लिपि का विकास कब हुआ? तो बेटे 6वीं सेंचुरी बीसी में, 6वीं सेंचुरी बीसी में, सिक्स्थ सेंचुरी बीसी में। काल कौन सा था? बुद्ध काल था, बुद्ध काल में सर्वप्रथम, ठीक है, ये लिपि। और ये जो लिपि है, ध्यान रखिएगा लिपि के बारे में। अच्छा, अब चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे मैं एक नाम लूं, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, कौन सी नाम लूं? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि बेटा? देवनागरी, है ना? देवनागरी लिपि विश्व की चौथे नंबर पर है बेटा, चौथी सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाली चौथी सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली, बल्कि लिखो प्रयोग होने वाली लिपि है, प्रयोग होने वाली लिपि है, विश्व स्तर पर है बेटा, है ना? लिपि देवनागरी लिपि, है ना, विश्व की चौथी सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली लिपि है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, क्या कि हिंदी भाषा का जो प्रयोग है ना, या दूसरे शब्दों में समझिए कि देवनागरी लिपि में, किसमें?
देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में ये देखिएगा, देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं, 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 है ना। कुछ अंश हम देना चाहेंगे, जैसे सबसे पहले हिंदी, हिंदी लेते हैं। हिंदी, ये बेटा हिंदी की अगर बात करूं तो विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान रखती है अपना। पहला स्थान चीन को जाता है। पहला स्थान किसको जाता है? चीन को, ठीक है ना, चीन को जाता है। और बेटा तो हिंदी तीसरे स्थान पर है, वहाँ पर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब हिंदी है तो अब इसकी आदि जननी संस्कृत को भी ले लेते हैं बेटा। संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है, हिंदी भी देवनागरी में लिखी जाती है बेटा। मैं पाली की बात कर लूँ, पाली की बात कर लूँ तो निश्चित है पाली भी इसी में लिखी जाएगी, है ना। मैं अगर मराठी की बात करूँ तो मराठी भी हम देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं, है ना। अगर मैं कोंकणी की बात करूँ, कोंकणी, ये देखिए कोंकणी की अगर मैं बात करूँ तो यह भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। मैं सिंधी की बात करता हूँ बेटा, सिंधी जो भी मैंने बताया कि 15वीं भाषा सबसे पहले 15वीं भाषा के रूप में यही आई है सिंधी भाषा की अगर मैं बात करूं तो ये हो गई। बेटे आइए चलते हैं कश्मीरी जो भाषा है उसको भी किसमें लिखा जाता है? पता चला देवनागरी लिपि में ही उसको भी लिखा जाता है। मैं मगही की बात कर रहा हूँ, हालांकि ये देखिए मगही है ना, ये बोली है बिहार की, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं बोडो ये संवैधानिक भाषा है ना, बोडो। मैं डोगरी की बात कर लूँगा तो ये भी देवनागरी में। अगर मैं संथाली का नाम ले लूँ तो यह भी आप किसमें देख पा रहे हैं? निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं संथाली भी ये संविधान में उल्लिखित भाषा है। मैं मैथिली की बात करूँगा, मैथिली भी संविधान में उल्लिखित भाषा है, जिसकी लिपि कौन सी है? यही है देवनागरी। आइए मैं राजस्थान चलता हूँ आपको लेकर, तो राजस्थानी भाषा भी किसमें लिखी जाती है बेटा? ये देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। मैं आइए नेपाली की बात करता हूँ, नेपाल चलो आपको ले चलता हूँ। तो नेपाली जो भाषा है वह भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आ रहा है। मैं गढ़वाली की बात कर लूँ तो गढ़वाली भाषा भी ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आइए जो भोजपुरी में हम लोग बात करते हैं, है ना, तो ये भी किसमें लिखी जा रही है? तो बेटे नागपुरी की बात कर लो, छत्तीसगढ़ी की बात कर लो, नागपुरी की बात कर लो। नागपुर क्षेत्र में नागपुरी है, छत्तीसगढ़ी है। ये देखो छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी जो भाषा है ना, वह इसी देवनागरी लिपि में ही लिखी जा रही है। कोई दिक्कत है? हरियाणा चलते हैं आपको लेकर, हरियाणवी भाषा भी आप किस में लिख रहे हैं? बोलो। और अपभ्रंश तो मैं भूल ही गया था। ये देखिए अपभ्रंश है ना, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ रूप, है ना, अपभ्रंश। अब बेटा मैं अगर अवधि की बात करूं, अवधि की मध्यकाल में आपको ले चलना चाहूँगा। अवधि कल तक भाषा थी लेकिन आज ये बोली बन गई है ना। तो अवधि की अगर मैं बात करूं, मैं खस की अगर बात करूं, तो खस, ये देखिए खस अपभ्रंश, खस नाम से अपभ्रंश भी है बेटा, तो खस है। अंगिका का नाम लेना चाहूँगा, अंगिका का नाम लूँ, उपबोली है ये अंगिका,
अंगिका उपबोली में आएगा, जब बोली हेडिंग पड़ेगी हमारी, हम जब आपको पढ़ाएंगे समझाएंगे तब, है ना। नागपुरी, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, खस, अंगिका, अवधी, है ना, अपभ्रंश, गढ़वाली, मगही, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, राजस्थानी, नेपाली, कश्मीरी, सिंधी, कोंकणी, मराठी, पाली, संस्कृत, हिंदी। ये आप देख पा रहे हैं कि इन सभी भाषाओं इन सभी भाषाओं भले आज बोली के रूप में कुछ कुछ हो गए हैं, वो बिंदु अलग है, बट हमारा जो लेखन मिलता है ना, अवधि में जो लेखन मिलता है, बोलो बेटे, तो देवनागरी के रूप में ही मिलता है ना। और गढ़वाली को ले लीजिए, नागपुरी को ले लीजिए, छत्तीसगढ़ी को, हरियाणवी को, नेपाली को, राजस्थानी को, मैथिली को, संथाली को। आप कहेंगे कि विदेशी भाषा है, बेशक है ना। बोलिए बोलिए, आज इस विदेशी भाषा को हमने स्वीकृति प्रदान कर दी है। मतलब भारत के संविधान में हमने ले लिया है इसको। बोलो, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको स्थान दे दिया है। बोलो बेटा, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को हमने दूसरे नंबर पर, अर्थात 18 जब हमारी भाषा बनी थी, है ना, सिंधी पहली बनी थी, यानी जो है 15वीं भाषा बनी थी, और 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा में ये नेपाली को हमने लिया है। फिर इसके बाद जब 4 भाषा हमारी जोड़ी गई थी, कौन कौन सी? मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। तो देखिए, मैथिली आपको यहीं कहीं मिलेगी, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। ये मैथिली मिल गई, बोडो मिल गई, डोगरी मिल गई, संथाली मिल गई, मैथिली मिल गई। ये हमारी चारों भाषा ये 18 के बाद जब जुड़ी तो 18 4 22 भाषाएं हो गई। ये भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में दर्ज है। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक मैटर आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं, ठीक है ना, कि बेटा विश्व में कितनी भाषाएं हैं, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। विश्व में कितनी भाषाएं, ये देखिए, विश्व में कितनी भाषाएं मान्य हैं। विश्व में, ये देखिएगा, यहाँ पॉइंट में जाएगा, विश्व में वैसे तो 2800, ठीक है, 2800 ऑब्लिक 3000 लगभग मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त भाषाएं, मान्यता प्राप्त भाषाएं 2800, लगभग 3000, इतनी मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। अब आइए हम यहाँ एक चीज और लिखा देना चाहूंगा, क्या? विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा यानी पहला स्थान किसका है? मंदारिन का है। मंदारिन का है, ये पहला स्थान, फर्स्ट स्थान है, ठीक है। फिर विश्व में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। कौन है बेटा? अंग्रेजी। यह अंतरराष्ट्रीय भाषा भी है, अंतरराष्ट्रीय भाषा भी है,
अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा या इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, और इसका जो स्थान है मेरे बच्चे वो दूसरा है, ये सेकंड नंबर पर है। सेकंड नंबर है। विश्व में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है बेटा वो है अंग्रेजी। और आइए फिर हम लेते हैं मैटर को, विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, तीसरी सबसे ज़्यादा विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा आ गई आपकी, कौन? हिंदी। बेटा ये हिंदी उचित है। जिसके माथे पे बिंदी नहीं वो हिंदी नहीं, है ना? माथे पे बिंदी लगाए दीजिएगा, यही इस समय मानक है। क्या है? मानक है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो मंदारिन है। ये चीन का एक क्षेत्र है। चीन है ना? चीन। मंदारिन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। क्लियर हो गया? और दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो अंग्रेज़ी है। इंटरनेशनल लैंग्वेज या अंतर्राष्ट्रीय जो है भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ये विश्व में दूसरे स्थान पर रखती है भाषाओं में। तीसरा स्थान अपनी प्यारी प्यारी हिंदी का है। अब ये जो हिंदी है ये खुद ही हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, फारसी का है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये सभी फारसी शब्द से लिए गए हैं। जब हम हिंदी हेडिंग डालेंगे तब बताएंगे, है ना, कि किस धातु से बनी है हिंदी, है ना? बोलो बेटा, फारसी की हिंद धातु से बनी है। प्रत्यय क्या लगा है? टू प्रत्यय लगा है। और हिंदी का मतलब क्या है तो आप समझिएगा, दुष्टों का संहार करने वाले लोगों की भाषा। अगर कोई आपसे कहे कि हिंदी भाषा आखिर है क्या, कैसी भाषा है, तो आप बताइएगा कि दुष्टों का संहार करने वाले लोगों की भाषा है हिंदी। हिंदी फारसी शब्द है। बेटे, भारत के आईने की बात करूं, भारत में सबसे ज़्यादा या भारत में सबसे पहले जो आक्रांता आई हैं, जो आक्रांता हमारे देश में आए, भारत में सबसे पहले आने वाले आक्रांता कोई और नहीं, वो ईरानी थे। भारत में सबसे पहले ईरान यानी पर्शियन बोलो यानी फारसी बोलने वाले लोगों ने आक्रमण किया था। दारा प्रथम ने सबसे पहले हमारे देश पर आक्रमण किया था। तो घड़ी की सुइयां अब आपसे विदा लेने के लिए इजाज़त दे रही हैं, तो आप भी अपने दोस्त इसरार सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त, इस वायदे के साथ कि कल मिलेंगे फिर ठीक 4 बजे, है ना? शाम को 4 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।